अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हुसाम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत। नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सियासत का सबसे बड़ा जुज़ जो है वो इलेक्शन। हमने कश्मीर इलेक्शन पे बात की और हम जब से कश्मीर इलेक्शन का शेड्यूल जारी हुआ तब से लेके आज के दिन की अगर मैं बात करता हूँ तो हम मुसलसल उसमें जो होने वाली रोज़मर्रा की पेशरफ्त है उसके ऊपर हम आपके साथ डिस्कस करते रहे। माजरत। हमने कश्मीर के बिगड़ते हुए और बदलते हुए हालात और उसके बाद उन तमाम तर हालात को बिगाड़ने वालों के ऊपर जो किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाइयाँ की गई, हमने उसको भी अपने प्रोग्राम्स के अंदर डिस्कस किया और ख़ास तौर पे हमने माहौल को साजगार करने वाले तमाम तर अवामल को भी हमने डिस्कस किया। और उसके बाद हमें ये पता लगा कि कश्मीर का इलेक्शन जो है अब वो 3 मुख्तलिफ फ़ेज़ेस के अंदर हो रहा है। जब ये ऐलान हुआ कि 3 मुख्तलिफ डायमेंशंस के या टाइम्स के जो है टाइम बार के साथ जो इलेक्शन जो है किया जाएगा, तो फ़ौरन से पहले हमारे यहाँ पे बहुत सारे जो हमारे दोस्त अहबाब हैं उनकी जानब से बात की गई, क्योंकि ये इलेक्शन पीपल्स पार्टी हर हालत में जीतना चाहती है, इसलिए उसने इसको 3 मुख्तलिफ मरहलों में या मरहलावार इलेक्शन का इनेकाद करवाया है। और उसकी रीज़न सबसे बड़ी वो ये बताते हैं कि कश्मीर के अंदर जो है इस वक्त हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी की है। इलेक्शन कमिश्नर जो है वो डायरेक्टली उनके अंडर में है, उनके कंट्रोल में है और तमाम तर इंतज़ामिया भी उनके कंट्रोल में है। लेकिन क्योंकि उनकी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो इलेक्शन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सके, इसलिए उन्होंने इस इलेक्शन को मरहलावार करवाने की जो है प्लान बनाया। और जो पाकिस्तान सेंटर की अगर मैं बात करता हूँ तो वफाक ने भी उसकी तायद की। लेकिन अगर हम इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के बयान की जानब देखते हैं तो उन्होंने कहा या उनकी जानब से ये बात की गई कि हमारा इस इलाके के अंदर कश्मीर के अंदर मौजूद हमारे जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले अदारे हैं या सिक्योरिटी नाफज करने वाले या कानून नाफज करने वाले अदारे हैं, उनकी रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर हालात जो हैं वो इस काबिल नहीं है कि हम इनको प्रॉपर सिक्योरिटी पूरे के पूरे कश्मीर के अंदर एक ही दिन के अंदर इलेक्शन कंडक्ट करने पर हम उस पर तमाम तरह अपने रिसोर्स को लगा सकें। हमारे पास रिसोर्स बहुत ही कलील तादाद में है। जिसके बाद पाकिस्तान भर में से जो सिक्योरिटी नाफज करने वाले या कानून नाफज करने वाले इदारों की एक खेप जो थी वो कश्मीर इलेक्शन के लिए मुहैया की गई। और अगर उस हिसाब से देखते हैं तो पहला मरहला जो कि मीरपुर का था और वो जो कि 2 अगस्त को कंडक्ट हुआ था, सॉरी जुलाई में हम जब हुआ 27 जुलाई को जो कंडक्ट हुआ था, उसमें 17,000 से ज़ायद पुलिस वाले जो थे वो उनके थे। और बाकी अगर ओवरऑल मैं टोटल चेक करता हूँ जो कि पंजाब, सिंध और दूसरे इलाकों से पाकिस्तान से गए थे, वो टोटल 70,000 के करीब जो थे वो कानून नाफज करने वाले एहलकार जो थे वहाँ पे मौजूद थे। और उन्होंने मीरपुर सेक्टर के अंदर 27 तारीख को ये इलेक्शन कंडक्ट करवाया। आज की बात अगर करता हूँ तो आज 3 तारीख है और कल जो था 2 तारीख को इतवार के रोज़ जो है मुज़फ़्फ़राबाद सेक्टर के अंदर या मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न के अंदर जो इलेक्शन हुआ उसके अंदर भी लगभग उतनी ही तादाद थी। तो इस वजह से एक प्ली जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ कश्मीर की जानब से जो ली गई थी, वो किसी हद तक हमें सच नज़र भी आती है कि इतनी बड़ी तादाद को अकोमोडेट करना और इतने बड़े जो सिक्योरिटी सेटअप को साथ लेके चलने में कुछ दुश्वारियाँ हैं, जिसकी वजह से हमने एक मरहलावार इलेक्शन किया। लेकिन हमारे उन दोस्तों की ये थ्योरी जो थी जिसके मुताबिक उन्होंने कहा था कि इलेक्शन मरहलावार इसलिए करवाए जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कुछ मार्जिन ले सके, कुछ प्ली ले सके, वो तो इंटायरली हमें रिबर्टल उसका हमें इस इलेक्शन रिजल्ट में मिल चुका है। एक जाना तो ये कहा जा रहा है कि ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट जो थी, जो कि इस वक्त रियासत के अंदर पाकिस्तान रियासत के अंदर सेंटर के अंदर मौजूद है, उसने वही जो झुर्लू फेरते हैं अपना इलेक्शन में, वही झुर्लू फेरा और एक दफ़ा फिर फॉर्म 47 की हुकूमत जो है वो कश्मीर के अंदर बना ली। लेकिन शायद पीपल्स पार्टी वाले ये बिल्कुल भूल चुके हैं कि उसी फॉर्म 47 की हुकूमत बनाने वालों की वोटों से ही या उनकी मदद से ही सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। वो शायद ये बात बिल्कुल भूल चुके हैं कि बलूचिस्तान की हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास उसी फॉर्म 47 बनाने वालों की हिमायत से ही मौजूद है। वो इस बात को बिल्कुल भूल चुके हैं कि सेनेट के अंदर जो उनका जो सदारत उनके पास है, चेयरमैनशिप है, वो वही फॉर्म 47 की हुकूमत वालों की जानिब से उनके पास है। इसके अलावा पाकिस्तान के जो सूबे हैं, दीगर सूबे हैं, उसके अंदर पंजाब की अगर मैं बात करता हूँ, केपीके की बात करता हूँ, वहाँ पे जो गवर्नर्स जो लगाए गए हैं वो भी उसी फॉर्म 47 की हुकूमत के ही मदद से लगाए गए हैं। खैर, कुछ पॉलिटिकल डिस्कशन जो थे उनके साथ हैं, लेकिन इसके दरमियान में एक तीसरा प्लेयर जो था, ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान में बात हो रही है, लेकिन दूसरे प्लेयर की अगर बात करते हैं, जो कि तीसरा प्लेयर जो बड़ी खामोशी से एंटर हुआ,
वो जीपी इलेक्शन के अंदर हमने देखा वहाँ पे उनका इत्तेहाद किसके साथ था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। और कश्मीर इलेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे उनका इत्तेहाद था पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के साथ। और यहाँ पे भी जो हम सोच रहे थे कि आईपीपी एक अच्छा तगड़ा मुकाबला करती नज़र आएगी, लेकिन वो नहीं हुआ। उसकी क्या वजूहात थी, इस पे हम बाद में डिस्कस करते हैं। और दूसरी बात, अगर मैं मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं उनकी अगर मैं बात करता हूँ नवाज शरीफ साहब की, तो उनकी जानब से एक बयान आया जो कि उनका रिबर्टल था मोहसिन नकवी साहब के बयान का, जिसके अंदर उन्होंने मज़ीद इकाइयों में तब्दील तकसीम करने और सूबे को इंतज़ामी बुनियादों के ऊपर मज़ीद सूबे बनाने की बात की। तो जिसके बाद एक यहाँ पे खायोस की जो थी वो सिचुएशन पैदा हो गई और यहाँ तक लोगों ने एक दूसरे से बातें करनी शुरू कर दी कि सदारती निज़ाम आने वाला है। अब ये निज़ाम जो है अब घंटे 2 घंटे का ही मेहमान है, जल्द ही बसात पलट दी जाएगी, हुकूमत अपने घर चले जाएगी और नया सिस्टम जो है वो मार्केट के अंदर नफूज कर जाएगा। लेकिन आज की अगर मैं बात करता हूँ तो मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जानब से एक बयान जो था वो इस वक्त फ्लोट कर रहा है। और ना सिर्फ वो फ्लोट कर रहा है बल्कि वो सोशल मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, अलगर्ज के तमाम जगहों पे वो इस वक्त बड़ी हाइप जो है उसकी क्रिएट हो चुकी है, जिसके मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम तर लीडरान को किसी भी किस्म मोहसिन नकवी के इस बयान के किसी भी किस्म के उस पर जवाब गज़ल या जवाबा गज़ल जो है उसे मना कर दिया है। इन 2-3 चीज़ों के ऊपर आज का प्रोग्राम जो है हम उसको आगे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का आपके साथ तारुफ़ करवाता जाऊँ। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद बिलाल भट्ट साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ लेके आए। बिलाल भट्ट साहब जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक़ जो है एक वर्कर रहे और कश्मीर में क्योंकि ये जो है उन मखसूस नशिस्तों पे इनका वर्किंग बहुत ज़्यादा थी, जो कि 12 नशिस्तें थीं जो कि हमारे महाजरीन की नशिस्तें थी। लेकिन कुछ इख्तलाफात कह लें या बकौल इनके कि मुझे मेरा ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मुझे मिल सकी, तो इन्होंने उसको छोड़ के आईपीपी को ज्वाइन कर लिया। तो राइट नाउ इनका तारुफ जो होगा वो मोहम्मद बिलाल भट्ट साहब, जिन्होंने अभी रिसेंटली इलेक्शन में हिस्सा लिया उन्हीं मखसूस नशिस्तों के ऊपर, महाजरीन की नशिस्तों के ऊपर, जिनमें से एक सीट के ऊपर ये भी कंटेस्ट कर रहे थे आईपीपी की जानब से। वो एक अलग बात है कि वो सक्सेसफुल नहीं हो सके। उनके साथ साथ हम तो ये कहेंगे बेटर लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं तो दुआ गो हूँ कि ये जिस भी पार्टी में रहें जीत जो है इनका मुकद्दर रहे। उनके साथ साथ एहसन रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद है। एहसन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लेके। एहसन रिजवी साहब जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगर मैं पंजाब की बात करता हूँ तो उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के एक कोर मेंबर हैं। उसके अलावा पंजाब लाहौर के जो है बेसिकली इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं और इन्फो पार्टी के अंदर अपनी एक से रखते हैं। क्योंकि कोर कमेटी के मेंबर हैं, लिहाजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और चेयरमैन आसफ़ अली जरदारी साहब के साथ इनकी बिलमुशाफ़ा मुलाकात भी होती है और मुशावरत में भी अक्सर हमें ये नज़र आए हैं। और तस्वीर और वीडियोज़ जो होती हैं वो इस बात की कमाज़ हैं। तो मेरे ख्याल में हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं बिलाल भट्ट साहब की तरफ। बिलाल भट्ट साहब, पार्ट 1 इलेक्शन का रिज़ल्ट आपके सामने, नून लीग सबसे आगे। उसके बाद पार्ट 2 इलेक्शन का, महाजरीन की नशिस्तें, 9 नशिस्तें पंजाब की थी, 8.5 नशिस्तें पंजाब में थी, उसके बाद बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर 10 नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ले गई और 2 पीपल्स पार्टी, आईपीपी, मरकज़ी मुस्लिम लीग और दीगर जमातें, और ख़ासतौर पे जम्मू कश्मीर आज़ाद फ्रंट जो है सर वो किधर पर हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जैसा कि सारी दुनिया जानती है कि यहाँ पे इलेक्शन किस तरह से होते हैं और किस तरह से करवाए जाते हैं, सही, और ट्रेंड लोग हैं सर आप भी तो उनमें से एक हैं याद है हाँ, सर। तो जी ये इसीलिए तो तो ना करें मैं ना। तो घर का बेटी हूँ ना जी। तो बात यह है कि ट्रेंड लोगों के इनसे अच्छा इलेक्शन कौन लड़ सकता है कि पोलिंग 5 बजे बंद हो 6 और बजे सर, 6 बजे। नहीं 5 बजे बंद हुई है अच्छा लाहौर में। ये जो इलेक्शन अच्छा, 2 तारीख का हुआ, आप मखसूस नशिस्तों की बात कर जी जी, ठीक है, मैं बिल्कुल मखसूस नशिस्तों की बात कर जी रहा जी, हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। मखसूस नशिस्तें नहीं है, ये महाजरीन की 12 नशिस्तें हैं जी, हाँ जिस सॉरी, पे बाहर बाकायदा इलेक्शन होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। और ये जो पोलिंग है ये 5 बजे बंद हो गई थी जी बिल्कुल, इनकी होगी थी, बिल्कुल और होगी। 5:02 पर रिजल्ट आ गए शुरू हो गए। दैट्स गुड, ये तो बहुत अच्छी बात ठीक है है ना। जी। इलेक्टोरल वोट है ना सर। हाँ, देखें कितनी स्पीड है, स्पीड है। गिनती की, हाँ कि वो फौरी तौर पे जो है वो 2 मिनट बाद ही जो है रिजल्ट जो है आना शुरू हो गए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो रिजल्ट तैयार करके रखे हुए थे वो उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया।
ठीक है। तो इससे ही आप अंदाजा लगा लें कि कितनी शफाफियत जो है वो इलेक्शन में होगी। और बेशुमार जगह पे जो है मतलब रिगिंग के सबसे पहले तो 2 दफा तो पीपल्स पार्टी इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी इसी हवाले से, और फिर हमारे सदर मोहतरम जो सरदार तनवीर इलियास साहब ने भी ये तीसरे प्रोसेस का बाइकआउट कर दिया। इस्तेकाम पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने तीसरे मरहले का बाइकआउट कर दिया है कि अगर इसी तरह से आपने 2 मरहले आपने जो गुजारे हैं और उसमें आपने मतलब इतना अनफेयर इलेक्शन करवाया है कि ऐसा लग रहा था कि ये इलेक्शन जो है वो अपना इलेक्शन कमीशन नहीं करा रहा बल्कि हमारी ये हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब करवा रही है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक अमल हुआ है। सर बुरा ना मनाए तो अगर इसके अंदर एक चीज़ में ऐड कर दूं, क्या सर ये जो धांधली के इल्जामात है उसकी वजह से सर आपने जो तीसरे मरहले का बाइकआउट किया, या अब तक की पोजीशन को देख के आपने सेफ साइड लेने की कोशिश की है सर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि चलें बाहर की बात मुजफ्फराबाद की नहीं करते हैं, हम कम से कम अपनी महाजर सीटों की बात करते हैं। तो देखें, महाजर सीटों पे सबसे पहले तो बददियानती ये है कि आप गैर महाजरों को इलेक्शन लड़वाएं और उनको ला के और उन महाजरों पे ला के बैठा दें जो लोग 1947 में पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देके आए। अभी देखें ये उनकी बिल्कुल ठीक है। मैं आपके साथ थोड़ा सा बात को आगे लेके चलता हूँ। सर आपने ये बात कही कि जैसे अभी आपने बिल्कुल शुरू में बात की, अभी मुझे मेरी जो प्रोडक्शन टीम है उनकी जानब से ये बात जो है वो बताई जा रही थी कि आपने जो बात कही है उसी को वो कंफर्म भी कर रहे हैं, यानी कि आपके जो पोलिंग स्टेशन के ऊपर ख़ास तौर पे किसी भी इलाके की, जैसे आप महाजर या जो महाजरीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं, महाजरीन की नशिस्तों पर उस पर अगर बात करते हैं तो आपने धांधली के कुछ इल्ज़ामात की भी बात की, बाकी चीज़ों की बात की। अगर हम मेरे प्रोड्यूसर साहब अगर दिखा सके तो चकवाल का अगर कोई एक इलेक्शन है, ठीक है, उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। जी प्रोड्यूसर साहब, सर ज़रा अगर विजुअल्स हमारे पास अवेलेबल हैं और इस वक्त तैयार हो चुके हैं तो सर काइंडली ज़रा वो ये दिखा दें। जी सर। जी, ये खुशाब का रिजल्ट फॉर्म नंबर सर, ये फॉर्म 24 है सर, ये खुशाब का रिजल्ट आ रहा है। खुशाब का रिजल्ट है, इसमें 23 नासिर हुसैन डार साहब के वोट दिखाए जा रहे हैं। जी, नासिर हुसैन डार साहब के 23 वोट हैं इस वक्त, जो कि ये आप बकौल आपके कि ये आपको ये मिला है। जी, ये फॉर्म जो है हमारे पोलिंग एजेंट को मिला है और उसके बाद जो ऑफिशियल फॉर्म आया है वो ये है जिसपे उन्होंने स्टैंप लगाई और इस पे जो है नासिर हुसैन डार साहब को सेम पोलिंग स्टेशन में 243 वोट 49 जो है ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि ये एक ही पोलिंग स्टेशन के 2 रिजल्ट कैसे हो सकते हैं? ये तो देखिए ना, अभी आप बताएं ना, क्योंकि अभी आप मुझे ये बता रहे थे कि आप वो कहते हैं ना कि ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। आप भी तो सर उसी सर हमने तो वजाहत कर दी ना। देखें, आपने आप ही का कैमरा दिखा रहा है और ये फॉर्म वही है जो मतलब कल इस्तेमाल हुए हैं। तो लगता है ऐसा है कि ये ऑलरेडी पहले से चीजें जो है डिसाइड थी सर, और उसके मुताबिक इसको डिजाइन किया गया। सर देखें, मैं भी जो था कल आप ही के जो ये जो इलेक्शन हो रहा था, अगर मैं बताता तो कि 481 चक 481 झंग में, जी जी 481 482 शोरकोट में, और 482 शोरकोट में, 481 जो था हाँ वो भी शोरकोट में, और 496 जो कि एक जमाने में मंगला डैम का जिस मुतासरीन मंगला डैम। अच्छा, अब वो वहां पे मैं भी सर वहां पे मौजूद था, मैं भी सारा दिन तकरीबन उसी इलाके के अंदर रहा हूँ और मैंने आपके वहां पे जितने भी ये जो पोलिंग बूथ से मैंने वहां पे देखा, वहां पे आईपीपी का सर मुझे कोई कुछ नजर नहीं आया। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बात ये है कि मेरे तो पर्सनल है ना, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है सर। ये वोटर ने वोट तो अंदर जाके डालना है, बाहर यहाँ पे चूंकि ये मैंने आपको बताया ऑलरेडी 2-3 दफा ये लोग इलेक्शन वहां से लड़ चुके हैं और लोग इन्हें मुस्तरद कर चुके हैं। ठीक है। और आईपीपी लोगों के पास थर्ड ऑप्शन थी कि चूंकि लोग इनसे मायूस भी थे और लोग इनको डंडे भी मार रहे थे वहां पे, ठीक है, इनकी गाड़ियां भी जला रहे थे, इनको उन्होंने कंपेन भी नहीं करने दी, ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि तीसरी ऑप्शन लोगों के पास आईपीपी थी और आईपीपी का वोटर चार्ज था। आईपीपी के कैंप्स पे लोग बैठे हुए थे और बड़ी तादाद में चार्ज लोग थे, वोटर भी हमारा आ रहा था, लेकिन आप ये देखें कि हमारे वोट कहां गायब कर दिए गए। हमारे वोटों को कैसे आसानी तरीके से इन्होंने चोरी कर लिया। वो यही तरीका था जो अभी आपकी स्क्रीन ने दिखाया। चलें सर, कि वोट कुछ पड़े और निकले कुछ। मैं सर आप इसी पॉइंट पे सर आपके समय दोबारा आता हूं। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी आई थिंक कमोबेश यही मसाइल पेश आ रहे हैं, लेकिन सर मेरे कश्मीर में हुकूमत किसकी है सर? कश्मीर में मैनेजमेंट किसके कंट्रोल में है सर? बहुत शुक्रिया हसाम दुरानी साहब।
सबसे पहले तो मैं आपको ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जब भी इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार आ जाता है तो वो जो इख्तियार होता है वो इलेक्शन कमीशन के पास होता है, वो इख्तियार हुकूमत के पास नहीं होता। जितनी आपकी मशीनरी है सर, ये हुकूमती यही बात सर मशीनरी दोबारा है, यही बात सर दोबारा दोहराइएगा एक दफा जितनी भी सर। हुकूमती मशीनरी है वो सारी इलेक्शन कमीशन की पास ही होती है। ठीक है। और यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है 34 से ज्यादा जो है ना शिकायत वो इलेक्शन कमीशन में दायर की और उनको बताया। देखें, यहाँ पे बात हो रही थी, हमारे भाई भी कह रहे थे हसाम साहब, बात ये है कि जब इलेक्शन में ये इलेक्शन का माहौल बना और इलेक्शन का माहौल से पहले जो एक कश्मीर का टेंस माहौल था जिसमें एक गैर यकीनी सी सूरत हाल थी, उसमें हमारे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कश्मीर में गए और अपनी कंपेन का स्टार्ट लिया। जब उन्होंने कंपेन का स्टार्ट लिया तो एक जमूर टूटा, दूसरी पार्टियां भी वहां पे उतरी, मियां नवाज शरीफ साहब भी गए और वहां पे एक सियासी फजा कायम हुई और उससे ये उम्मीद पैदा हुई कि कश्मीर में जो है कश्मीर का हक हाकमियत वो कश्मीरियों के वोट से डिसाइड होगा और इंशाल्लाह ताला कश्मीर में बेहतरी आएगी। ठीक है। लेकिन उसके अगेंस्ट हुआ क्या, हमने ये देखा कि इस दफा सिर्फ धौंस नहीं, इस दफा सिर्फ धांधली नहीं इस्तेमाल की गई, इस दफा धौंस भी इस्तेमाल की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मीरपुर में पहले उसमें भी एक जो है वो कारकुन शहीद हुआ। हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वो पार्टी है जो कभी भी असले के उस पर जोर पे इलेक्शन नहीं लड़ती, लेकिन वहां पे इस तरह का माहौल बनाया गया कि वहां पे जो है वो पोलिंग स्टेशंस पे मारामारी हुई, वहां पे जो है लोग जख्मी हुए। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि मीरपुर के इलेक्शंस में जो है 26% बाकी है, तो टर्न आउट 26% है, लेकिन कुछ ऐसे हलके थे जहां पे पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को हराया गया। जो 4 हलके हम इलेक्शन कमीशन को भी कहते हैं कि रीपोल करवाया जाए, वहां पे 80% से ज्यादा टर्न आउट था। अब मैं आपको बात करता हूं लाहौर की। सर, लाहौर में सारा दिन गैर कश्मीरी जो है वो वोट कास्ट करते रहे हैं। हमारे अपने पोलिंग एजेंट्स जो थे उनको निकाल दिया गया लाहौर में। जब जिस टाइम पोलिंग एजेंट्स में गिनती करवानी थी उस टाइम पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया। सारे दिन वफाकी वज़रा की और सूबाई वज़रा की फौज जफर मौज जो थी वो पोलिंग एजेंट्स का जो है वो दौरा करती रही और वहां पे अंदर जाती रही। इसके अलावा हमारे एक उम्मीदवार थे कर्नल कदीर चौहान साहब, उनका नाम ही बैलेट पेपर पे कर्नल कादिर लिख के जो है ना वो आया गया। ये मैं आपको लाहौर की बात कर रहा हूं, किसी मजाफात की बात नहीं कर रहा। इसके अलावा जितनी हुकूमती मशीनरी थी वो इस्तेमाल की जाती रही। तो मसला ये है कि नून लीग ने जो था वो कुछ नहीं सीखा। उनको तो इस इलेक्शन को बड़ा हसास इलेक्शन था ये, और खासतौर पे महाजरीन की सीटों पे बड़े हसास तरीके से इलेक्शन लड़ना चाहिए था और बड़ी एहतियात बरतनी चाहिए थी कि उस पर कोई जो है कदगन ना लगती, कल को उस पर सवाल ना होता जो पहले सवाल हो रहा था। लेकिन नून लीग ने महाजरीन की सीटों पे जिस तरह उन्होंने, भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिस तरह उन्होंने धांधली की, उन्होंने उस पर एक सवालिया निशान लगा दिया। अब आते हैं जी आप उसकी तरफ, मुजफ्फराबाद की तरफ। LA 27 में पोलिंग का सामान भी नहीं आया, अमला भी नहीं आया, पोलिंग लेट शुरू हुई। क्या हुआ जी, दरख्त गिर गया, इस वजह से नहीं आ सका। LA 28 पोलिंग मुलतवी कर दी गई। 50 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग ही नहीं हुई जो अब 4 अगस्त को दोबारा होगी। मैं तो हैरान हूं इलेक्शन कमीशन पे कि इलेक्शन कमीशन से हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक ही मुतालबा किया था कि भाड़ में कहीं जी सीटें हम बाद में देखेंगे, आप कम से कम हमारे कारकुनान की जान तो बचाएं। हमारा ये पहले मरहले में जो था वो उनसे मुतालबा था। और उसके बरक्स हुआ क्या कि दूसरे मरहले में रियासत आजाद कश्मीर के कायम मुकाम सदर पे हमला हो जाता है, फिर हमारा एक कारकुन शहीद हो जाता है। तो ये गुल्लू बट की जो पॉलिटिक्स वहां पे हुई है, किस पार्टी को हाफ फ्राई कराना है, किस पार्टी को फुल फ्राई कराना है, नून लीग की इच्छा के ऊपर जो है इलेक्शन कमीशन काम करता रहा। तो ये जो भी खून लीग ने वहां पे किया है इसका सारा जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है और इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मैं मानता हूँ इलेक्शन कमीशन को उसका जवाब देना पड़ेगा। सर, आपने मुजफ्फराबाद के जो है उस पर, सॉरी, अभी जो मीरपुर की अगर बात कर रहे हैं तो आपने कहा कि वो ये 80% तक जो है गई, लेकिन सर उस दौरान में कुछ वीडियोस भी रिलीज़ हुई थी जिसमें पीपल्स पार्टी के आप ही के जो इस वक्त करंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ पे उनके घर से भी कुछ सामान बरामद। प्राइम मिनिस्टर के घर से नहीं, मैं अब समझ रहा हूँ जो आप बात करना चाह रहे हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। प्राइम मिनिस्टर के घर नहीं, मैं क्योंकि रेलेवेंट बंदा हूं ना, मुझे पता है प्राइम मिनिस्टर के घर से नहीं बरामद हुई थी। 2 प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने किसी रिश्तेदार के घर चले गए, ठीक है, और वहां पे वो अपने थैले ले गए, ठीक है। नून लीग के बंदों ने पकड़ के रोला डाल दिया कि जी ये पीपल्स पार्टी की हैं, ठीक है। मैं हसाम साहब एक बात बड़ा समझना चाह रहा हूं, मेरे नून लीग के अगर कोई दोस्त आए, हम शिकायत करें इलेक्शन कमीशन से। सर मैं तो पूरी ट्राई हम शिकायत करें इलेक्शन कमीशन से। मैं यहाँ पे सर, मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं, आप दोनों मेरे भाई बैठे हैं यहाँ पे, मैंने तो भरपूर कोशिश की है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कोई दोस्त भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद होते और वो भी आने चाहिए थे, लेकिन शायद कि वो अपना जो पहला मरहला था 27 तारीख का उसमें कामयाबी, और आज जो दो शायद कि वो कामयाबी की वजह से उसको खुशी मना रहे हो, एंजॉय करे, फौरिया स्टेट में हो,
वो नहीं आना चाह रहे होंगे। खैर एनीवेज सर काइंडली जरा कंटिन्यू कीजिएगा। मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो था यानी कायम मुकाम सदर पे हमला हो जाना रियासत के इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी कहां थी? सर वो आप बता रहे थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसी रिश्तेदार के पास कुछ सामान, बिल्कुल अपने रिश्तेदारों के पास चला गया, नून लीग ने उठा के रोला डाल दिया। मैं यही बता रहा हूं ना कि अगर आपने रोला डाला, हमने 34 शिकायतें जो है वो दर्ज करवाई हैं, ठीक है, वो 34 शिकायत हमारे पास, मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है, वो इलेक्शन कमीशन को गई है। हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर रहे हैं, उसके जवाब में जो है वो जवाब कौन दे रहा है? नून लीग। यानी कि हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर रहे हैं, पार्टी इलेक्शन कमीशन का तर्जुमान जो है चले सर यहाँ पे सर ना थोड़ी ना मेरी सर जी, वो प्रेसिडिंग ऑफिसर सरकारी मुलाजम इतना इंतहाई हसास वाकया बिल्कुल और मौका प्रिजाइडिंग ऑफिसर पीपल्स पार्टी का नहीं था ना जी, वो तो इलेक्शन कमीशन का था। चले मैं मान लेता हूँ आपके पीपल्स पार्टी के हाथ में तो कोई चीज भी नहीं है, तो सर सारा हमारे हाथ में चीजें हो हसाम भाई, हमारे वहां पे जी सर, अगर आपके हाथ में चीजें होती तो सर ये राइट्स जो शुरू हुए थे कश्मीर में, आप ही की हुकूमत थी ना सर? बिल्कुल हमारी हुकूमत थी। 35 में से आप ये चेक करें ना कि 35 में से कितने ऐसे मुतालबात थे जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत हो सकते थे, वो हमने बहाल किए। आप ये भी चेक करें किसने जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स खेल के ये महाजरीन की सीटों को इस नैश तक पहुंचाया कि मुल्क में आईनी बहरान पैदा होने लगता। चले आप इलेक्शन अभी आपका पॉइंट आ गया सर, इसके ऊपर जो मेरा मासूमाना सवाल थे उसके ऊपर सर आपने बहुत अच्छे तरीके से डक करके बाउंसर समझ के उसको क्रॉस कर दिया। सर पट साहब, सर जी बात फिर वहीं पर आ जाती है आप इस वक्त आईपीपी को लेके चल रहे हैं, आपने बात की कि तनवीर इलियास साहब जो है उनको बड़ी बुरी तरह हराया गया, लेकिन सर मेरे जो रिसोर्सेज हैं, मेरे जो ज़राए हैं, उनके मुताबिक कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा जो रिबर्टल आपको हुआ है आपको वोट ना मिलने का, कि आप आईपीपी की जो इस वक्त जो मैनेजमेंट है कि उनको ये उनके जहन में, एक आम वोटर के जहन में, चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तानी हो या कश्मीरी हो या वो अपना महाजिर कश्मीरी हो या कश्मीर का रेजिडेंट हो, उसके जहन के अंदर ये उसका बैक ऑफ द माइंड ये बात है, क्योंकि इसने जो है वो इमरान अहमद खान न्याजी साहब के साथ इन्होंने दगा किया है, लिहाजा हमने इनको वोट नहीं देना। सर ये मेरे ज़राए कहते हैं, सब गलत भी हो सकते हैं, तो लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आपको नून लीग ने हराया या आपको पीपल्स पार्टी ने हराया, तो सर देखें मैं सर आप भी तो उस फील्ड के अंदर है ना सर। देखें मेरी बात सुने, बात ये है कि इमरान खान न्याजी साहब तो एक किस्सा हो चुके हैं। किस्सा पारीना है सर? हाँ जी ठीक, एक किस्सा हो चुके हैं। अब उस किस्से को आप भी छेड़ के बार बार दोहराया ना करें। बात सिर्फ इतनी सी है, देखें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की एक अपनी पहचान है, अपनी शनाख्त है। अब्दुल अलीम खान साहब हमारे सरबराह हैं और हमारी जहांगीर तरीन साहब को सर आप क्यों नहीं, सर आप जहांगीर तरीन साहब को सर क्यों नहीं आप ड्यू क्रेडिट देते सर? वो हमारे बुजुर्ग हैं जी, लेकिन जो इस वक्त मैं ये समझता हूँ लीड कर रहा है वही सरबराह है इस वक्त। ठीक है। अब्दुल अलीम खान साहब हमारे सरबराह हैं और मैं ये समझता हूँ कि इस पार्टी को इंतहाई बेहतरीन तरीके से और नज़्म ज़ब्त से चलाया जा रहा है। और आप ये देखें कि मतलब 2-3 सालों में आप इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में भी आप हमारी एक अच्छे तरीके से फॉल हो गई पार्टी। कश्मीर में जो है 38 सीटों पे 45 में सिलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। अब रिगिंग की जा रही है तो वो एक अलग बात है, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि ये क्या जोड़ तोड़ हैं या क्या मेरा मतलब है इनकी ये सिस्टम इन्होंने बनाया है कि इन्होंने उस पार्टी को, जिस पार्टी की तरफ लोगों का रुझान भी आया कि भी चलो पीपल्स पार्टी भी पुरानी है, वहां पे उससे भी लोग तंग, उसके मसाइल से भी तंग, नून लीग से भी तंग, इन हालात से भी तंग जो वहां पे बने हुए थे, उनके पास ये थर्ड ऑप्शन थी वोट कास्ट करने की। मैं ये समझता हूँ उनसे ये हक छीना गया है। लोगों ने आईपीपी को वोट दिया, लेकिन उनका वोट चोरी कर लिया गया। अच्छा, लेकिन अब उसका अगर बुरा ना बनाए तो सर आपकी जो नारोवाल सेक्टर में और सियाल यहाँ पे सर जो आप ही के एक मुस्लिम जो भाई थे हमारे, उनका नाम मुस्लिम आई थिंक जो मरकजी मुस्लिम लीग के जो भाई थे हमारे नुमाइंदे थे, उन्होंने तो बैलेट पेपर भी दिखा दिए किस तरह से चोरी हुए और पूरी कापी कैसे डाली गई, ठीक है, वो भी उसने शो कर दिया। तो सर अब देखिए ना, उसके बावजूद भी अगर उन्होंने वोट हासिल किए हैं इतने सारा, आपके सामने 20,000 से ज्यादा वो वोट हासिल कर चुके हैं, लेकिन आईपीपी का कोई भी, उसके अलावा आईपीपी का कोई भी एक इंडिपेंडेंट मेंबर जो है अब वो मैक्सिमम कितने वोट हासिल कर सका, ये आपको भी पता सर। इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है सर? बात यह है कि आईपीपी को गिराने की कोशिश की गई है इस इलेक्शन में। अच्छा, मैं ये समझता हूं कि ये LA-34 जम्मू का
जम्मू 1 का इलेक्शन जो है वो आईपीपी का नुमाइंदा जीत चुका था। हाँ। ठीक है, ये जो वोट इस वक्त आपने जाली महाजर को दिए हैं, वो वोट बिलाल भट्ट के वोट थे, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान के वोट थे। वो किस तरह से रिगिंग की गई, किस तरह से फॉर्म चेंज किए गए, और वो फॉर्म आपने खुद भी दिखा दिए। इसी तरह से जब 23 को आप 250 कर देंगे, तो इसी तरह से आप 10 फॉर्मों पे करेंगे तो इलेक्शन कहां से कहां चला जाएगा। ये मामला यहाँ पे सामने आए। फिर जब आप मुर्दों के वोट भी डलवा देंगे जो कि दुनिया फानी से रुखसत हो गए, जब आप गैर महाजरों के वोट भी डलवा देंगे, तो फिर किस तरह से। हालांकि सर मैं भी गया था, मुझे तो उन्होंने घुसने नहीं दिया, तो गैर महाजरों के वोट कैसे डल गए सर? बात ये है कि उनको बड़े तरीके आते हैं वोट डालने के। अच्छा। फिर जो है पोलिंग एजेंट्स को, सर देखें आप ये साफ साफ कहना कि तरीके आपको भी आते हैं पर थोड़ा दांव नहीं लगा। नहीं, बात ये नहीं है तरीकों की, हमने तो उनकी वारदात को पकड़ा है, और वारदात को पकड़ के आपने वो वारदात इस कैमरे के सामने रख दी है। अब इसे कौन डिनाई कर सकता है? ये कोई मतलब मैं तो लिख के लेके नहीं आया, ये तो प्रेसिडिंग ऑफिसर के हाथ की राइटिंग है। अच्छा चलें आप सर, क्योंकि कल जब आपसे मेरी बात हो रही थी और खासतौर पे जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो रात को तकरीबन मेरी जब आपसे बात हुई तो आप उस वक्त कराची में थे, आरओ ऑफिस के अंदर आप मौजूद थे और आप वहां से अपना रिजल्ट ले रहे थे। जी ऐसे ही है, ऐसे तो ही। वो सर असल मसला क्या था? जरा असल मामला ये है कि जी मेरा वहां पे जाने का मकसद ये था कि खुदा न खास्ता वहां पे कोई मेरा इलेक्शन, मेरा वोट चोरी ना कर लें। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वारदात लाहौर में पड़ गई है, वारदात झंग में पड़ गई है, चकवाल में भी पड़ गई। हाँ, तो मैं तो वहां बस मेरा ख्याल है कि बस अपने ये कागज ही लेने गया था हार के, जो कि मेरी जीत हार में तब्दील कर दी गई। और आरओ ने बड़ा जो है अपने आप को बेबस जाहिर किया। उसने कहा जी मुझे जो कागज आएंगे वो मैं आपको रिजल्ट दे दूंगा। इसका मतलब ये हुआ सर, आपकी तमाम तर गुफ्तगू का सर मैं बेसिकली एक चीज को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था कि बार बार पीपल्स पार्टी की जानब से ये कहा जा रहा है कि फॉर्म 47 फॉर्म 47 फॉर्म 47। ठीक है, इससे पहले एक और पार्टी थी जो कि इसी बात पे बड़ी कारबंद है। लेकिन जब पीपल्स पार्टी ने ये बात कही तो मैंने अपने इंट्रो के अंदर वो पूरी तफसील बता दी कि उसके मुताबिक तो इनको इखलाकी तौर पे तमाम तर आइनी ओहदों से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। लेकिन वो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? मुल्क व कौम के बेहतर फलाह बहबूद के लिए और मफाद के लिए। लेकिन एहसन रिजवी साहब, क्या वाकई आप फॉर्म 47 अगर नून लीग की गवर्नमेंट है और बाकी सारे फॉर्म 47 पर आए हैं तो फॉर्म 24, 25, 26 ये सारे भी हम ऊपर नीचे भी कर लें? नहीं, हमारे यहाँ पे 24, 25, 26 ही चल रहा है। मैं उनसे बात 27 कश्मीर में नहीं है। मैं इनसे बात कर रहा हूँ, मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ। तो सर क्या आप ये तमाम तर आइनी ओहदे और ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो अपने वालिद मोहतरम को मशवरा देंगे कि आप फ़ौरन से पहले इस ऐसी हुकूमत का साथ छोड़ दें जो कि इलीजिटिमेट है और वो अपने उस पद से, अपना जो संघासन है सदारत का, उससे इस्तीफ़ा देंगे? चेयरमैनशिप जो है सेनेट की वो छोड़ी जाएगी, गवर्नर्स छोड़े जाएंगे? क्या सर, क्या सिनेरियो किस तरह बन सकता है सर इसके ऊपर? गुजारिश ये है हसाम साहब कि क्या 1990, 1997, 2013 सर मेरा क्वेश्चन आज का है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज कहा, सर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 1900, आप लाहौर में रहते हैं, आपको नहीं पता क्या डॉक्टर यास्मीन यासिन जो थी वो नहीं जीती थी? सर नवाज शरीफ साहब जीते हुए थे। सर मेरी छोटी सी अर्ज सुन लें। इसी चीज को अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो कुछ और भी मैं उसमें भी एक चीजें ऐड कर देता हूँ। सईद गनी साहब से सवाल पूछा गया था, आप ये कहते हैं कि अभी जो आपने बात की है तो सईद गनी साहब को उन्होंने कहा जी क्योंकि नवाज शरीफ हार गया था। अच्छा, उन्होंने कहा जी कितने वोट लिए थे? कहते मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा जी उसके मद्दे मुकाबल कौन था? कहते मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा जी आपको ये खबर कहाँ से मिली? उन्होंने कहा जी सोशल मीडिया से मिली। सर सईद गनी साहब एक मोतबर नाम है पीपल्स पार्टी का, उनका आज का ताज़ा बयान है सर जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सर 90 की बात नहीं की, बिलावल भुट्टो जरदारी ने 92 की बात नहीं की, 88 की बात नहीं की, उन्होंने 2000 की बात नहीं की, 2013 की बात नहीं की, उन्होंने बात की है अब की। और मेरा सवाल आज के सिनेरियो के मुताबिक है जब उनकी अपनी पूरी की पूरी पार्टी इंतहाई आईनी मजबूत तरीन आईनी ओहदों पे इस वक्त बराजमान है, सर उसके सिनेरियो में मुझे आप बिल्कुल जी आज की मुझे इजाजत है सर बिल्कुल। जो जिस आईनी ओहदों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी बराजमान है वो आइन किसका दिया हुआ है? पीपल्स पार्टी का। इसका मतलब है तो सर फिर वो तो पार्लिमान जिस पार्लिमान के लिए लड़ाई, सर अब आप मेरा भी जवाब लेना, आप पार्लिमान जो पार्लिमान किसकी है
ये जो निजाम आज जिस निजाम में आप बैठे, इस निजाम को बहाल करने में किसका किरदार है, किसका खून गया? सर आप भूल गए वो बात कि ये तो जा रहे थे FIA के वारंट्स में जेल, शहबाज शरीफ साहब, जब सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आइन के खिलाफ अदम इत्माद करते हैं और अदम इत्माद करके जो है हुकूमत को हटाते हैं, उस हुकूमत को हटाया गया और इस निजाम को और इनको बचाया गया और बचा के इस निजाम को लाया गया ताकि ये पार्लियामान चलती रहे, इस पार्लियामान के ऊपर जो है कोई कदगन ना लग सके, इस पार्लियामान को, आइन को जो है वो पैरों तले रोना ना जा सके। आज जो ये आप ताना दे रहे हैं मुझे और ये सारे मीडिया पे, क्योंकि हमें पता है कि ये एक बात आप लोगों की है, लेकिन क्या मीडिया इस बात को समझता है? मैं भी लाहौरिया हूं, क्या फॉर्म 47 नहीं चला आपके लाहौर में? क्या जो है वो कमर जमान कायरा की सीट पे, इनायत अली शाह साहब की सीट पे, हसन मुर्तजा साहब की सीट पे, इन पे फॉर्म 47 नहीं चले? सर बात यह है कि जिन सीटों पे, जिस तरह भट्ट साहब कह रहे हैं कि बड़े कारीगर लोग हैं, जिन सीटों पे इन्होंने कारीगरी करनी होती है वो कारीगरी कर लेते हैं और सारी दुनिया ने देखा और हम आज भी दिखा रहे हैं। जहां तक बात रह गई पीपल्स पार्टी के आईनी ओहदों की, मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर करता चलूं हसाम भाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इन आईनी ओहदों की कोई हैसियत नहीं है। हमारे जियालों के, मैं आपको वही अर्ज करूंगा, हमारे जियालों के कोई चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वहां से कोई जो है वो ऑर्डर नहीं पास कर सकते। किसी किस्म के एग्जीक्यूटिव ओहदों पे जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग नहीं बैठे। अगर गवर्नर बैठा है तो आइन में उसकी क्या हैसियत है और क्या उसके इख्तियारात हैं वो आपको भी पता है, सिवाय चंद यूनिवर्सिटीज के उसके अंदर कुछ नहीं है। अगर सदर मुमलिकत बैठे हैं तो उसके अंदर कुछ नहीं है। हाँ, हम क्यों बैठे हैं? हम इसलिए बैठे हैं ताकि किसी भी किस्म की जो दूसरी पार्टियां हैं वो अपनी सियासी बदयांती के लिए हमारे आइन को, हमारी पार्लियामान को ना रोल दे। यही पे वो लोग नहीं थे जिन्होंने इस आइन के जो है रोल के जो है वो ज़ियाउल हक के आइन को जो नाफिज कर दिया था, जिसको हमने बाद में 18वीं तरमीम में बहाल किया। तो भाईजान अगर आईनी ओहदों पे जो कस्टोडियन है आइन के, उनको अगर वो बैठे हुए हैं तो उसकी पता नहीं मुझे क्यों तकलीफ है। आपने जो बात की है रिजवी साहब, मैं मानता हूं सर, आप सर वो सिंध के वोटों से भी आए हैं, वो बलूचिस्तान के वोटों से भी आए हैं, वो चारों असेंबली की वोटों से आए हैं। सुन तो लें, हम फॉर्म 47 अगर नून लीग को कह रहे हैं तो जिस तरह धांधली हुई है पंजाब में तो सबको पता है। फिर सर रोज़े रोशन की तरह मैं मान गया सर। मेरी जो बात है सर, आप जरा थोड़ा सा, आपने जो बातें की है, आपने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर के तौर पे बातें की हैं, लेकिन सर आप एक चीज उसमें ज्यादा ऐड कर गए, क्योंकि जी आइन हमने दिया है लिहाजा आइन के ऊपर हमारा हक ज्यादा है, हमने निजाम को बचाया। आईनी ओहदों पे हम इस वजह से बैठे हैं ताकि किसी की बददयांती जो है वो नहीं, वो आपने एंड में सर, आपने आखिर में सर बिल्कुल आखिर में बात की, उससे पहले जो आप यही मेक करना चाह रहे हैं एहसन भाई, मैं पॉइंट तो यही मेक करना चाह रहा हूं ना कि आप जो ये बात करते हैं और सर फॉर्म 47 जो है जहां पे चला सारी मीडिया गवाह है। आप उठा के देख लें रिजल्ट 2023 के, पंजाब के अंदर किस तरह फॉर्म 47 चला। सर देखें, फॉर्म 47 चाहे पंजाब में चला, सिंध में चला, सिंध में भी फॉर्म 47 पे ही कोई एक एग्जांपल दिखाएं। सर सुन लेना, सर नहीं है ना, सर सुन लेना। फॉर्म 47 की गवर्नमेंट सिंध के अंदर भी मौजूद है, फॉर्म 47 की गवर्नमेंट बलूचिस्तान में भी मौजूद है, फॉर्म 47 की गवर्नमेंट KP के अंदर भी मौजूद है, फॉर्म 47 की हुकूमत जो है वो इस वक्त पंजाब के अंदर भी मौजूद है, फॉर्म 47 की ही गवर्नमेंट जो है वो GB के अंदर भी मौजूद है। ठीक है, अब सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि हम लोग अपनी मर्जी के मुताबिक जो चीज़ हमें पसंद होती है वो हमारे लिए हलाल हो जाती है, जब हमें किसी से प्रॉब्लम होती है तो वो हमारे लिए, हम उसको हराम करार देना शुरू कर देते हैं। खैर है, अभी हम आज की जो ये चीज़ें हैं, इसके अलावा जो हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो भी मेरे ख्याल में आप दोनों से ही रिलेटेड है सर। मोहसिन नकवी साहब का बयान, सूबों के अंदर मज़ीद सूबे बनाना, इकाइयों को मज़ीद छोटा करना, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो दरीना ख्वाहिश है कि पंजाब को सर 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए। और मोहसिन नकवी साहब ने ये कह दिया है कि सर अब ज़्यादा चीज़ों को लेके जाना चाहिए। तो सर आप क्या समझते हैं कि अगर जब ये काम शुरू हो जाएगा एहसन रिजवी साहब, तो पंजाब तो खैर होगा, तो क्या सिंध बच जाएगा सर? बलूचिस्तान तो खैर आपके सामने ही है। हम सिर्फ 2 बड़े सूबों की बात कर लेते, पंजाब और सिंध की। सर गुजारिश ये है कि जहां तक सूबों की बात है, मोहसिन नकवी साहब ने 2-3 बातें की, 2 बातें जो उसमें इंपॉर्टेंट थी, एक तो इंतजामी यूनिट्स यानी सूबों की बात थी, इकाइयां छोटी, और दूसरी उन्होंने गवर्नेंस बेहतर करने की बात। बिल्कुल ठीक है। इन 2 बातों के ऊपर जो है वो आजकल डिबेट हो रही है। देखिए, इन दोनों बातों के ऊपर डिबेट तो हो सकती है, मतलब कि वो आप जितनी मर्जी कर ले, लेकिन इसको करने के लिए जो पैमाना है वो आइन और कानून है, उसके अंदर ही रह के हो सकती है। सही, बिल्कुल ठीक है। अब आप जहाँ पे ये बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी की दरीना ख्वाहिश है, तो मैं आपको याद कराता चलूं कि यही जो इस वक्त वजीर आज़म है, यही हजरत जो थे वो पंजाब के वजीर आला थे जब पंजाब के अंदर से जनूबी पंजाब की जो है करारदाद मुत्तफ़िक़ा असद दुरानी साहब उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काफी करीब थे कि इसको पास किया जाए, जिन्होंने सर मैं भी बता रहा हूँ ना, असद दुरानी साहब जिन्होंने सारी रिक्वेजिशन पेश की थी, उसके बाद इसमें वोटिंग भी हुई और ये पास भी हुई थी।
उस वक्त वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काफी करीब थे सर। जी, उस वक्त उसके बाद जो है यही सेनेट से भी पास हुई और कौमी असेंबली से भी पास हुई। बिल्कुल तो मेरी गुजारिश ये है कि अगर जिनके ऊपर इत्तफाक़ राय हो चुका है, हाँ, और उस इत्तफाक़ राय पे जो है वो पार्लियामान से भी जो है वो करारदादें पास हो चुकी हैं, हाँ, तो उस पर अगर हम बैठ के बात कर लें और उस पर बना लें, तो उस पर कोई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई उज़र है। ठीक है। जहां तक ये बात की जाती है ना भाईजान के आप कराची और सिंध कराची अलग कर दिया जाए, तो अगर कोई ये कराची को इस बुनियाद पे और जुबान की बुनियाद पर अलग करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसकी भरपूर मुखालफत करेगी। और हमारी सिंध की पीपल्स पार्टी ने, निसार खोड़ो साहब ने कल उसके ऊपर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके अपना मौक़िफ़ क्लियर किया, क्योंकि कराची को तो देखें 10 जो बड़े शहर हैं जिनको तरक्की याफ्ता शहर कहा जाता है दुनिया में, कराची को तो उसमें गिना जाता है। इसका मतलब इंतजामी बुनियाद पर तो उसको अलग करने की जरूरत नहीं है, और लसानी बुनियाद पर जो अलग करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, उनके अंदर जो कल जो है वो हंडिया जो फूटी है उनकी बहादुराबाद में, वो कल सारी मीडिया ने देखा, सब कुछ हुआ। अब मेरा जो यहाँ पे सर पॉइंट है ना, मैं वो ये है कि जो मोहसिन नकवी साहब ने बात की ना, वो बात इतनी भी जो है ना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं थी जो उन्होंने की। मेरा ख्याल है कि हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो उन्होंने पावर्स की बात की, तो पंजाब में एहसन भाई आपकी बात बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छी बात की कि अगर कराची क्योंकि टॉप 10 सिटीज के अंदर आता है, लिहाजा वो इंतजामी लिहाज से, तो लेकिन सर बाकी जो इंटीरियर सिंध है, क्या उसको इंतजामी लिहाज से अगर अलग कर दिया जाए तो? सर मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना कि जिस पे इत्तफाक़ राय है उसको तो करें, बात नहीं करें लसानी की बात। बिल्कुल आप उसके लिए डिबेट करेंगे ना, वो डिबेट पार्लियामान के अंदर ही होगी ना, आइन और कानून के तहत ही होगी, या किसी सेमिनार में बैठ के, किसी टॉक शो में बैठ के किसी की ख्वाहिश पे हम कर देंगे। तो वो अगर कोई चाहता है तो वो उसके लिए पेश करे, उस पर आइन का और पार्लियामान के तहत होगी। लेकिन मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जहां पे गवर्नेंस की बात है वो कोई नहीं कर रहा जो मोहसिन नकवी साहब ने की, क्योंकि गवर्नेंस बेहतर बनाना पंजाब हुकूमत की ज्यादा जिम्मेदारी है। यहाँ पे 13.5 करोड़ आवाम जो है वो पंजाब में रहती है, जिसमें आज तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सके और डिवीजन ऑफ पावर नहीं हो सके। आपने बहुत अच्छी बात की, गवर्नेंस की बात की, तो वो अगर उस हिसाब से देखे तो अपना मोहसिन नकवी साहब के पास भी तो 2 ओहदे हैं, 2 अदारे उनके पास है, बिल्कुल उनको जवाब देना चाहिए, अपने इदारों का भी बिल्कुल उनको जवाब देना चाहिए। जी, मैं आपका एक पॉइंट ले लूं, उसके बाद फिर मैं देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब की तो बात पकड़ी गई है, सिर्फ पकड़ी गई है, ठीक है, ये चाहते सभी हैं, ख्वाहिश सबकी है कि इसको जो है सूबों की शक्ल में तकसीम होना चाहिए, ताकि दूसरे जो डिविजन्स हैं, बल्कि ये कहा गया कि जितने भी डिवीजन्स हैं वो सारे उस लेवल पे सूबे बना दिए जाए। तो सर लाहौर में तो अपना पंजाब के तो 37 है मेरे ख्याल, ठीक है ना जी? जी तो जी 37 सूबे बनेंगे जी, सर। ये बात भी जी बिल्कुल तो सर अपना सिंध कितने बनेंगे सर? ये बात भी की गई है, ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ बात भाई की अच्छी है कि ये कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद, कानूनी तौर पे बैठ के बात करने के बाद, मशावरत के बाद, जहां पे इस चीज की जरूरत समझते हैं कि होनी चाहिए, वो जरूर किया जाए। उससे फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। सही फायदा इस शक्ल में होगा कि लोगों को जो एक मायूसी है कि इतने बड़े मतलब रकबे का एक वजीर आला है और वो सिर्फ लाहौर में काम करता है या बड़े शहरों में काम करता है, पसमानदा इलाकों में काम नहीं होता। मैं जंग में इलेक्शन लड़के आया हूं, मैंने जंग के हालात देखे हैं, मैंने जंग के थल के इलाके देखे हैं, वहां पीने का पानी नहीं है, दवाई की डिस्प्रिन एक लेने के लिए 20 किलोमीटर तक दूर लोगों को जाना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूं जब ये हमारे जो है ये तकसीम होगा सिस्टम, जब इंसाफ कायम होगा, जब सूबे बढ़ेंगे, मेरा ये ख्याल है लोगों को चले ये तो हो गया। अभी मुझे एक छोटी सी बात बताएं सर, आप क्योंकि बहुत सारी लहदें हो रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से भी जो है वो ज़ेरे लब कुछ मुस्कुराहट भी आई, और इस बयान के फ़ौरन बाद हुकूमत की जानिब से इसके ऊपर उसका रिबर्टल भी आया। एक बहुत बड़ा हल्का जो है पाकिस्तान का जो है संजीदा हल्का है, जैसे वो अभी आप दोनों भाइयों ने बात की, उन्होंने कहा कि यार इस पर परेशान होने की बात नहीं है, ये आराम से डिबेट वाला है, आप बैठेंगे, हम डिबेट करेंगे, जो भी चीज़ निकलेगी मुशावरे के साथ बाहर आ जाएगी। लेकिन कुछ सियासी अगर मैं लोगों की बात करता हूँ, ख़ास तौर पे अगर मैं बात करता हूँ नवाज शरीफ साहब की, तो उनकी जानिब से ये कहा गया है कि आप तमाम तर उन्होंने अपनी पार्टी जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान में जब जो सेकंड टीयर की जो लीडरशिप है उसके दरमियान में जब आपस में क्रॉस टॉक होती है और वर्बल वार शुरू हो जाती है, वार ऑफ वर्ड्स जब शुरू हो जाती है, तो या तो फिर दोनों जो सरबराहान हैं जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, उनकी जानिब से एक ऑर्डर ऑफ द डे जारी होता है और वो शटअप कॉल दी जाती है। तो इसी तरह की एक शटअप कॉल जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से भी जारी हुई है, और उन्होंने अपने
मेंबरान के बारे में कहा है, अपने वर्कर्स को कहा है, अपने जो सेकंड टीयर के लीडर हैं उनको कहा है कि आप मोहसिन नकवी साहब की किसी भी बात को परेशान कुन ना लें, कंपनी यही चलेगी। और हमारे जैसे लोग, आप जैसे जो कुछ पार्टी के लोग जो थे, जो इस बात पे बड़े खुश हो रहे थे कि अब निज़ाम की तलपट हो जाएगी, तो वो क्या समझते हैं कि वाकई निज़ाम तलपट होने वाला है या पार्टी यही चलेगी बकौल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। सर, हालांकि सुहेल बड़ाई साहब की एक किताब है मैं वही कहने लगा था कि हुसैन भाई बात ये है कि निज़ाम के तलपट होने का तो पीपल्स पार्टी कभी भी जो है वो ख्वाहिश नहीं रखती, बल्कि पीपल्स पार्टी तो निज़ाम को आगे बढ़ के बचाती है। ठीक है। क्योंकि अगर आपने इस जमहूरियत के सहारे नहीं मुल्क को चलाना, तो फिर तो बाकी आपने तजुर्बे करके देखे हुए हैं आमरीत के इस मुल्क में कि उसके आप आज तक जो है उसके फल जो है वो हमें मिल रहे हैं, आमरीत उसके के सम्राट हमें उसके सम्राट मिल रहे हैं। ठीक है, अब जहां तक बात रह गई कि ये कि देखें ये डिबेट थी ना, ये डिबेट हुई है एक जगह, और ये डिबेट नई नहीं थी, इससे पहले भी कुछ बिजनेस टाइकून्स जो थे मुख्तलिफ सेमिनार्स में ये बात करते रहे हैं। आमिर साहब ने ये बात कही है, बड़ा खुल के बात कही है। उसका जो भी तरीका कार है जो आइन और कानून के तहत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस बात को मानती है कि आप बैठे पार्लियामान में बैठे और बैठ के बात करें। लेकिन यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा जो चीज को मैं समझता हूँ कि नहीं हाईलाइट किया जा रहा, वो फिर वही बात है गवर्नेंस की। आखिर पंजाब के अंदर जब 13 करोड़ का सूबा है तो यहाँ पे बल्दियाती निज़ाम क्यों नहीं है? अगर बल्दियाती निज़ाम होगा, नीचे तक सूबों में पैसा आएगा। एनएफसी हो चुका है तो पीएफसी करवाने में क्या वो है? एनएफसी के बाद आप पीएफसी दें, जिलों में पैसा दें, और काउंसलर्स जो हैं, जनरल काउंसलर्स जो हैं, नाजमीन जो हैं वो मजबूत हो, ताकि अवाम के जो छोटे छोटे इश्यूज हैं। देखें, ये बिल्कुल बात ठीक है कि अवाम इस वक्त गैर यकीनी की सूरत हाल का शिकार है। रोज पेट्रोल बढ़ता है, रोज की बुनियाद पे जो है वो आपके बिजली के रेट्स बढ़ रहे हैं, रोज की बुनियाद पे जो है वो आपको जुर्माने चलान हो रहे हैं, आपका पूरा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस वक्त खुदा पड़ा हुआ है। लाहौर की जिस सड़क पे चले जाएं वो खुद ही पड़ी हुई है, वहां पे क्या है, इदारे खोल के चले गए हैं, इदारों को कोई पूछने वाला नहीं है। सर, मेरे पास गवर्नेंस अगर बेहतर बना लें, पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवा दें, इससे काफी हद तक जो है ना मामलात को वो बेहतर किया जा सकता है। और मैं समझता हूं इस डिबेट को बिल्कुल जो चाहता है वो पार्लियामेंट में इनिशिएट करे, और उसमें कोई बुराई नहीं है। और जिस पे इत्तफाक़े राय हुआ है जनूबी पंजाब सूबे पे, उस पर नून लीग बिस्मिल्लाह करे। बिल्कुल ठीक, आपको पॉइंट आ गया। अच्छा, अभी अपना जो आईपीपी के हमारे जो भाई हैं भट्ट साहब, उन्होंने एक बात कही थी, मैं भट्ट साहब की तरफ ही आता हूँ। भट्ट साहब ने कहा क्योंकि हमारी बिल्कुल नई पार्टी है, नई पार्टी है, तो हमें अब हमारा वोटर बड़ा चार्ज है। सर, नई पार्टी तो नहीं है, अभी जनरल इलेक्शन की बात करते हैं तो सर वफाक में भी आपकी सीटें हैं, पंजाब में भी आपकी सीटें हैं, तो आप तो नई पार्टी तो नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि नहीं, मैं आपने मेरी बात को शायद समझा नहीं ठीक से। आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहा है वो हमें तकरीबन कह लें कि आज़ाद कश्मीर में हमने अभी नहीं रजिस्टर्ड करवाई पार्टी। हाँ, ये कह मैं आज़ाद कश्मीर की हद तक बात कर रहा हूँ। आप ये ज़हन में रखें कि अब्दुल अलीम खान जी, जीबी में भी इलेक्शन से पहले रजिस्टर जी तो नई न्यू हुई है ना, नए गए, मैंने तो आपको पहले बताया। ठीक है, देखें, अब्दुल अलीम खान जो है इस हुकूमत की एक ऐसी जिम्मेदारी पे है जिसका एक स्ट्रक्चर, पूरे पाकिस्तान का स्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहा है आज अलीम खान साहब के सर पे हो रहा है। और इस गवर्नमेंट की रीढ़ की हड्डी है हमारी पार्टी, हमारी एक बकायदा हैसियत है इस गवर्नमेंट में। सर यहीं पे रुक जाए सर। आपने कहा है कि हमारी पार्टी जो है वो इस हुकूमत के लिए इंटेग्रल पार्ट रखती है, और हम जो रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है उसके अंदर हम रीढ़ की हड्डी का हैसियत रखते। तो मेरे पास क्योंकि वक्त की कमी है, इसी चीज़ को मैं आगे लेके चलता हूँ। नाजरीन, हमारे जो भाई बिलाल भट्ट साहब ने बात कही है कि ये इंटेग्रल पार्ट है हुकूमत का, इस रियासत का, और रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, तो फिर फॉर्म 47 का ताना नहीं देना चाहिए। वो यही बात पीपल्स पार्टी बात करती है। पीपल्स पार्टी जो है वो ये कहती है कि वो निज़ाम को तलपट नहीं होने देगी, निज़ाम को हमेशा बचाने की उन्होंने बात की है, तो फॉर्म 47 की शिकायत नहीं करनी चाहिए। मीठा मीठा, हप हप, कड़वा कड़वा, थू, ये नहीं होना चाहिए कि अगर हमारी मर्ज़ी की चीज़ें ना मिलें तो हम अपने जो रुफ़का हैं, जो वफाक में जो हमारे अलाइंस है या सूबे के अंदर हमारा अलाइंस है, हम किसी और जगह पे जब इलेक्शन आगे पीछे होता है तो हम उन पर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दें। नाजरीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। ये मेरी इन सिर्फ दोनों जो मेरी पार्टीज़ है, चारों पांचों जितनी भी पार्टीज़ हैं, मेरी सर उनसे सिर्फ यही दरख्वास्त है, आप अपनी पॉलिटिक्स करें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन अगर आप एक जगह पे आप अलाइंस में हैं तो दूसरी जगह पे आप इलेक्शन लड़ें, एक पुरवकार तरीके से लड़ें, अंडर द बेल्ट हिट करके मत लड़ें। नाज़रीन, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, सेम वक्त, सेम चैनल।
तब तक मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।